हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। सो लेट्स राइट हेडिंग मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, शॉर्ट में कहते हैं मैट। इसका सेक्शन है सेक्शन 115 JB। ओके, ये दिस सेक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल CMA फाइनल एज वेल एज CA फाइनल, और इसके जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सारी हम कवर करेंगे। ओके, तो पहले तो आपको क्या है, मैट को कवर करने से पहले आपको PGBP का जो चैप्टर है वो आना चाहिए। PGBP के जो प्रोविजंस है अगर वो आते हैं ना तो आप ये बहुत इजीली कर लोगे। ओके, सो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको PGBP का जो चैप्टर है ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन का, वो आपको अच्छे से आता है। ओके, सो अब बताओ मैट होता क्या है। और जब यहाँ पर ऑलरेडी नॉर्मल टैक्स प्रोविजन है, तो यहाँ मैट की क्या जरूरत पड़ेगी मैट को अप्लीकेबल करने की? तो बताओ जल्दी से। नॉर्मल टैक्स प्रोविजन है, तो यहाँ पर जो स्पेशल ये होता, ये है कौन सा? ये स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोविजन होता है जो PGBP में हमने पढ़ा है वो क्या है, दैट इज नॉर्मल प्रोविजन। ओके, अब ये कौन सा है? इससे बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन, मैट। ओके, और ये किस पर अप्लीकेबल है? इट इज अप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज। किस पर अप्लीकेबल है ये मैट इज अप्लीकेबल ऑन कंपनीज, ओनली कंपनीज पर ही अप्लीकेबल है ये। ओके, और इसमें क्या है, और ये मैट क्यों इसे इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी है, इस प्रोविजन को, स्पेशल प्रोविजन को? तो बताओ जल्दी से। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नॉर्मल प्रोविजन, है ना। जब नॉर्मल प्रोविजन है तो उसके अपार्ट हमें मैट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो क्या होता है, कंपनीज प्रॉफिट तो बहुत दिखाती हैं, है ना, प्रॉफिट बहुत दिखाती है, बट क्या होता है जब वो टैक्स कैलकुलेट करती है तो क्या करती हैं, वो बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। जो डिडक्शन क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी इनकम को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, फिर उन्हें क्या होता है, टैक्स पे कम करना पड़ता है ना। और बट जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है ना, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे होते हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, तो उन्हें क्या होता है, फंड की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ये परेशान हो गए थे क्योंकि इनके पास जब ये मैट था नहीं, तो इन्होंने क्या है, इनके पास जो टैक्स का अमाउंट था वो कम आता था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या था, प्रोविजन लाया, स्पेशल प्रोविजन, जिससे क्या हो कि टैक्स कि इतना कम से कम तुम्हें देना ही पड़ेगा। ओके, कम से कम मिनिमम, तो इसीलिए लिखा है था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या, मिनिमम टैक्स इतना तो देना ही पड़ेगा, इट मीन, है ना, मैट। अगर इससे ज्यादा, अगर नॉर्मल प्रोविजन में क्या है, अगर नॉर्मल प्रोविजन में क्या है, यहाँ पर क्या आता है, इसमें हाई आता है टैक्स लायबिलिटी, तो यही वाला एप्लीकेबल रहेगा। अब क्या होता है, इसमें जो मैट में है, मैट में आ रहा है ज्यादा टैक्स लायबिलिटी, और इसमें क्या नॉर्मल प्रोविजन में कम आ रहा है ना। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे जो मैट से आ रहा है, जो मैट से कैलकुलेट किया वो वाला गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, कंपनीज को, ये ध्यान रखना है। तो क्या समझ में आया कि पहले क्या होता है, पहले तो यहाँ पर जब मैट था नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो जो गवर्नमेंट के पास थे और रिसोर्सेस, जो फंड था वो कम आता था, है ना, तो उसको क्या कर दिया, उसकी एक टैक्स रेट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इस पर मैट पर अब कितना आता है, 15% लगता है मिनिमम। आपको मैट में एट द रेट 15% पे करना ही पड़ेगा। ओके, और कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें क्या है, फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन की कंपनीज है उन पर भी एप्लीकेबल है मैट। ओके,
जो डोमेस्टिक कंपनी तो है उन पे तो है ही, और फॉरेन कंपनी है उन पर भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखो टैक्स रेट देखो कंपनीज पर, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनी। अब इसमें डोमेस्टिक कंपनी पे नॉर्मली टैक्स रेट कितना है, इस पर टैक्स रेट कितना है 25% और 30%। ये 25% कब आता है, जब प्रीवियस ईयर मीन्स जब 1920 अगर 1920 का जो उसकी टर्नओवर है वो कितना है 400 करोड़ या उससे कम है, तो उस केस में कितना 25% पे करना है, अदरवाइज 30%। ओके, और क्या है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है फिक्स 40%। अब यहाँ पर सरचार्ज भी आता है ना, सरचार्ज, तो यहाँ पर सरचार्ज कितना आता है 7% और 12%। अब 7% का बात, तो अब देखो अब सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज में अगर क्या होता है, जो इनकम है वो नेट टोटल इनकम कितनी हो जाती है 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, 1 करोड़ से ज्यादा और लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़ से कम है तो कितना लगेगा 7% लगेगा। और क्या है, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है नेट टोटल इनकम तो कितना लगेगा 12% सरचार्ज, और इस कंपनी के केस में कितना लगेगा 2% और 5%। ओके, अब 2% कब लगेगा, 2% लगता है सेम है जब 1 करोड़ से ज्यादा होगा, मोर देन वही सेम होगा मोर देन 1 करोड़ और लेस देन 10 करोड़, और ये कब होगा जब 10 करोड़ से ज्यादा होगा। ओके, तो ये क्या था, ये कंपनीज के रेट हैं, और जो मैट है वो किस पे अप्लीकेबल है ओनली कंपनीज पर, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखो, अब टैक्स देखो, टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एज पर सेक्शन 115 जीबी। इसमें क्या है देखो, इसमें पहले तो टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। ओके, जो नॉर्मल प्रोविजन है उसमें टैक्स कितना है वो कैलकुलेट कर लो, और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट क्या होता है बताओ, ये हमें कैलकुलेट करना सीखना है, तभी जब तक बुक प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे ना तब तक मैट भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट या तो आज कवर करेंगे या तो नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या देखो, अब इन दोनों में से क्या बीच एवर इज हायर, बीच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा ना उसी को पे करना पड़ेगा। ओके, उसी को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर नॉर्मल प्रोविजन टैक्स लायबिलिटी कितनी है 1 लाख की है। ओके, और क्या है, एज पर अंडर सेक्शन 115 जेबी। ठीक है, 115 जेबी के अकॉर्डिंग कितनी है, 115 जेबी के अकॉर्डिंग है 90,000। तो अब देखो दोनों में से कौन सा लेंगे, बीच एवर इज हायर, बीच एवर इज हायर, है ना। तो इसमें हायर कौन सा, नॉर्मल वाला ही है ना। तो यहाँ पर जब नॉर्मल वाला है तो अब देखो एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना है, टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है 1 लाख, और एज पर 115 जेबी के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है 90,000। तो बताओ कौन सा लेंगे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर मीन्स विच एवर इज हायर। अब इसमें से हायर वाला कौन सा है 1 लाख, तो 1 लाख की क्या बन जाएगी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, इतना पे करना है। ओके, और नेक्स्ट क्या देखो, दूसरा एग्जांपल दूसरा देते हैं, एग्जांपल 2 में क्या, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना है 1 लाख,
ओके, और दूसरा क्या है, एज पर सेक्शन 115 जेबी। 115 जेबी के अकॉर्डिंग जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना निकल गया, 1,05,000। अब देखो, अब इसमें से भी कौन सा लेंगे, बीच एवर इज हायर। तो हायर कितना है, 1,15,000। ओके, अब देखो अगर हम नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं तो कितना हमें देना पड़ता, 1 लाख। लेकिन हमने जो स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो हमें कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 5,000, है ना, 5,000 ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, जो 5,000 रुपए आप दे रहे हो, आज दे रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये हो जाता है कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, इस पे अभी चर्चा होगी, अभी नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि अभी हम पहले तो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। ओके, सो अब क्या है, देखो, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, किस पर मूव ऑन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड पर। अगर टैक्स की जो नॉर्मल प्रोविजन से ज्यादा अगर स्पेशल प्रोविजन में टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसका कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। ओके, सो हम पहले क्या सीखेंगे, इससे पहले हम कवर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक बुक प्रॉफिट ही नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो यहाँ पर मैट जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। सो नेक्स्ट दो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी, 115 जेबी। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने नोट्स ही बना रखे थे, वही मैंने नोट्स के क्या लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पर। अब देखो बात करते हैं इसमें कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो, तो इसमें क्या देखो, प्रॉफिट यहाँ पर क्या लिखा, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी पर्टिकुलर। अब लिखा है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या है, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो शेड्यूल 3, किसके थ्रू, शेड्यूल 3, जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पीएनएल बनाया है, उसमें जो प्रॉफिट है वो वाला प्रॉफिट यहाँ पर क्या करना है, वही वाला प्रॉफिट हमें लेना है यहाँ पर। ठीक है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बनाया हुआ है, कैलकुलेट किया है, एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में है ना, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसका जो प्रॉफिट है वो वाला यहाँ लेंगे। अब उसमें क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने वही आइटम्स पुट किए हैं, कौन से जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस में आते ही आते हैं नॉर्मली, 99% वही पॉइंट्स आएंगे जो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। और भी पॉइंट्स हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे विद देयर प्रॉब्लम्स। ओके, विद देयर प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ पॉइंट्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो पहले क्या है, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, अगर कोई प्रोविजन है और इनकम टैक्स पेड है तो उससे हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर और नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड पेड और प्रपोज। अगर कोई डिविडेंड पेड कर दिया है और प्रपोज कर दिया है तो उसे भी हम क्या कर देंगे, उसे एड बैक कर देंगे। नेक्स्ट इज एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू एनी रिजर्व अकाउंट। अगर कोई अमाउंट हम क्या करते हैं, किसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे भी एड बैक करना है, किस लिए, टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट है लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कोई सब्सिडरी कंपनी है, सपोज क्या है, ये है ABC लिमिटेड, ठीक है, इसकी सब्सिडरी कौन सी है, ए लिमिटेड। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ, लॉस इसमें हुआ है और इन्होंने क्या किया, अपने पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया लॉसेस को, लॉस को इधर दिखा दिया, लॉस को, लॉस ऑफ सब्सिडरी। तो ये हमें लेस तो करना ही नहीं चाहिए था, है ना, वो तो उसकी कंपनी, उसकी क्या सब्सिडरी कंपनी का है, तो इसे क्या कर दोगे, यहाँ से माइनस कर दिया है, तो इसको मतलब यहाँ माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, है ना। जब प्रॉफिट कम हो गया तो वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी, तो यहाँ पर इसीलिए क्या कर दिया, इसी को एड बैक कर दिया है ना। तो वही क्या, लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी को क्या करना है, एड बैक करना है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन कंटिजेंट लायबिलिटी। अगर कोई क्वेश्चन में दिया है
प्रोविजन फॉर अनसर्टेन और कंटिंजेंट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, तो उसे भी क्या करना है, हमें एड बैक करना है। जो हमें पता ही नहीं है कोई लॉस हो सकता है इन फ्यूचर में, हमने उसका कोई प्रोविजन बना रखा है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, एड बैक करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम अंडर सेक्शन 10, 11, 12। अगर कोई क्या है एक्सपेंस होते हैं किसमें, अगर कोई इनकम होती है किसके सेक्शन में, अंडर सेक्शन 10, 11 और 12, और उससे रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हमने कहाँ पर पैनल में दिखा रखे हैं, तो हम क्या कर देंगे, उनको भी एड बैक कर देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एज पर पैनल। जो डेप्रिसिएशन पैनल अकाउंट में इधर दे रखा है डेप, उसको भी क्या कर दोगे, एड बैक कर देंगे। ओके, एड बैक कर देंगे, सारे डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे जो जितना भी पैनल में शो हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डिमिनुएशन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब कोई प्रोविजन बना रखा है डिमिनुएशन ऑफ वैल्यू, कोई इन फ्यूचर में फिक्स असेट्स की कोई वैल्यू कम होती है ना, उसका तुमने पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो उस प्रोविजन को भी क्या कर दोगे, आप एड बैक कर दोगे। और नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स कोई है तो उसे भी क्या कर देंगे, हम एड बैक कर देंगे। और बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ असेट्स इफ नॉट क्रेडिटेड टू पैनल। अब क्या है, कोई बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ असेट्स, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। और क्या है 11th क्या है, एक्सपेंस रिलेटेड टू शेयर्स इन द इनकम ऑफ द एओपी और बीओआई। अब कोई एक्सपेंस हुआ है वो रिलेटेड टू शेयर्स है, तो वो तो शेयर्स से रिलेटेड है, कैपिटल गेन में जाएगा ना, तो वो यहाँ पर क्यों हम दिखा रहे हैं, तो उन्हें क्या कर देंगे, हम एड बैक कर देंगे। और उसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फॉरेन कंपनी। अब एक्सपेंस क्या है, रिलेटेड टू फॉरेन कंपनी क्या है, उसमें क्या है, लाइक सीजी ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब क्या उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो सिक्योरिटीज हैं और उन पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और कोई डिविडेंड है, उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक वो बिजनेस से रिलेटेड तो एक्सपेंसेस है नहीं, तो उनको भी क्या कर देंगे, हम एड बैक कर देंगे। ओके, तो ये चीजें क्या थी, ये वो चीजें थी जो हमें एड बैक करनी है पैनल में, ठीक है, तो यहाँ पर एड बैक कर देंगे। अब इसके बाद अब वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स जिन्हें हमें क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। कौन कौन से हैं देखो इसमें। अब इसमें से देखो क्या है, लेस क्या करेंगे, अमाउंट विड्रॉ करेंगे फ्रॉम रिजर्व इफ रिजर्व मेड फ्रॉम पैनल अकाउंट। अब कोई रिजर्व बना रखा है और वो रिजर्व किससे बनाया है, पैनल अकाउंट के प्रॉफिट से, पैनल अकाउंट से बनाया है, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नेक्स्ट है इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन। अब देखो जो सेक्शन 11, 10, 11, 12 में उसमें इनकम क्या होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर कोई इनकम इस सेक्शन में है तो वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो जब टैक्स नहीं लगेगा तो उसके हम जो एक्सपेंसेस है उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे ना, तभी तो हमने यहाँ पर उसके जो एक्सपेंस है हमने माइनस किए थे ना, ये देखो एड बैक किए थे ना, ये देखो है ना, ये वाले। तो यहाँ पर क्या है, यही है क्या कि अगर कोई इनकम होती है किसके सेक्शन 10, 11, 12, तो वो क्या है, वो एग्जेम्प्ट है। तो जब वो एग्जेम्प्ट है तो वो हम टोटल इनकम में उसे कंसिडर करेंगे नहीं, तो उसे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। अब देखो पहले हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन को, टोटल डेप्रिसिएशन को हमने लेस किया था, यहाँ पर देखो कहाँ गया, ये लेस किया था। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन को कम माइनस करना है आफ्टर एक्सक्लूडिंग, मतलब रिवैल्यूएशन वाला जो डेप्रिसिएशन होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, डेप ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। अगर कोई क्या है, डेप्रिसिएशन किस पर है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स पर, जो वैल्यू रिवैल्यूड करके बढ़ गई है, अगर रिवैल्यूड किया है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर उस पर कोई डेप्रिसिएशन लगाए तो उसे क्या कर देंगे, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या, सपोज टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, टोटल डेप्रिसिएशन है 4 लाख, ठीक है, और टोटल है ये, ठीक है, और कौन सा, डेप ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में डेप जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट,
उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 50,000। तो यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये टोटल है, ये तो टोटल है। टोटल मीन्स इसमें रिवैल्यूएशन डेप ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स वाला भी इंक्लूड हो रखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेट निकालोगे तो 4 लाख, उसमें से 50,000 माइनस कर देंगे तो 3,50,000 क्या होगा, ये 3,50,000 हम यहाँ से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट। अब देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 में प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्री कंपनी। जो प्रॉफिट किस पर होता है, सिक इंडस्ट्री कंपनी पर कोई प्रॉफिट है वो हमने किस में दिखा रखा है, अपने P&L अकाउंट में दिखा रखा है, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके, उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और क्या है फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू एक्सटेंड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। अब इसे क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हम तभी समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये पॉइंट आएगा, ठीक है, तो बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसे अभी हम क्या करते हैं, होल्ड रखते हैं, इसे हम कवर करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कोई बिजनेस क्या है, ब्रोक फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है और अन जो डेप्रिसिएशन है उसे क्या कर देंगे, उसे हम क्या करेंगे, उसमें से भी हम कंसीडर करेंगे क्या, अगर एज पर इनकम टैक्स एक्ट और जो बुक है जो उसमें से बीच एवर लोअर वाला लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने जो बोला वो थोड़ा क्या बोल दिया, थोड़ा गलत बोला है। तो यहाँ पर क्या था, देखो हमें कौन सा लेना है, ब्रोक फॉरवर्ड लॉस लेना है, कौन सा, एज पर बुक वाला, नॉट इनकम टैक्स वाला, ठीक है। ब्रोक फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कौन सा लेना, एज पर बुक। अब इसका देखेंगे विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा उसी को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इनकम टैक्स को यहाँ से इग्नोर करना, जो इनकम टैक्स मैंने बोला था ना उसके साथ कोई कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है एज पर बुक, वो विच एवर इज लोअर है, जो भी लोअर होगा ना दोनों में से उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से लेस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी अगर पॉइंट्स याद हो गए ना तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन मैट के। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट हम कवर करेंगे और प्रोविजन है इसके जो हम अभी कवर करेंगे, उसमें क्या है ये देखो। अब ये मैट है, कुछ कंपनीज हैं जिन पर अभी अप्लीकेबल ही नहीं है। अब वो कंपनीज कौन कौन सी हैं जिन पर मैट अप्लीकेबल नहीं है, अब हम देखेंगे विच कंपनीज ऑन विच मैट इज नॉट अप्लीकेबल। तो बताओ मैट किस पर अप्लीकेबल नहीं है, तो पॉइंट नंबर ए देखो क्या लिखा है, पहले लिखा है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट टू फॉरेन कंपनी। अब वो फॉरेन कंपनी कौन सी है जिस पर मैट एप्लीकेबल नहीं है, तो नंबर 1, इफ a foreign company is a resident of a country with which India has a DTAA under the section 90, it should not have a permanent established in India in accordance with the DTAA। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके साथ हमारा क्या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, बट अकॉर्डिंग टू दिस उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया में नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट DTAA, जो DTAA में मेंशन है। और DTAA क्या होता है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, जब फॉरेन कंपनी, जब हम क्या पढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसमें आता है DTAA इज नथिंग, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज। ओके, ये दो कंट्रीज, नॉट दो कंपनी। ओके, टू कंट्रीज के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि अगर आपस में क्या करती है, एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, रिलेटेड देयर इज मैनी थिंग्स दे शेयर, दे डू देयर एग्रीमेंट, ओके, दैट इज नोन एज DTAA, ठीक है। तो जो DTAA में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, तो उस पर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा, इफ फॉरेन कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू कंपनीज। ओके, तो अब सेकेंड पॉइंट में बोला कि मैट उस कंपनी पर भी एप्लीकेबल नहीं है जिस कंपनी के साथ कोई भी DTAA नहीं है अंडर सेक्शन 90,
और क्या लिखा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन, उन्हें कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है कि अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू कंपनी। ओके, अब इसके बाद लिखा है नेक्स्ट क्या, पॉइंट नंबर फिफ्थ में लिखा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 JB shall not be applicable and shall be deemed never to have been applicable to an assessee being a foreign company where it is total income comprised solely or profit and gain from business referred to in section 44B or section 44BB or section 44BBA, section 44BBB. In such income has been offered to tax at the rate of specific in the section. अब इसमें क्या है, जो ये सेक्शन दिए हैं इसमें क्या है, ये कोई है शिपिंग बिजनेस का है, शिपिंग बिजनेस है ना, शिपिंग बिजनेस, इनमें क्या है, इनके जो टैक्स रेट है वो स्पेसिफाइड दे रखे हैं, किसी पर 5%, किसी पर 7%, किसी पर 10%। ओके, तो इसलिए जो भी कंपनी इन सेक्शन के अंडर कवर है उन पर मैट अप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो ये आ गया ना समझ में। अब इसके बाद क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, पॉइंट नंबर 6, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम अकरिंग और अराइजिंग टू अ कंपनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रेफर्ड इन सेक्शन 115B। अब लाइफ इंश्योरेंस कोई भी इनकम इनकर्ड होती है किसके अंडर, कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनके क्या होते हैं, इनके अलग प्रोविजंस बने हुए हैं। ठीक है, तो उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें ये लिखा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है ना, अकरिंग और अराइजिंग फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये प्रोविजन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पर तो अप्लीकेबल है ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उस पर अप्लीकेबल नहीं है। बट यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज होगी, अदर लाइफ इंश्योरेंस का अलावा इंश्योरेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होगी, तो इन पर अप्लीकेबल है। बट जो इनका एक्ट अलग ही बना रखा है कि उस पर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। ओके, तो ये है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ रेफर्ड अंडर सेक्शन 115BAA और सेक्शन BAB। जिसने भी ये वाले सेक्शन, ये क्या है, स्पेशल प्रोविजन है जिसपे क्या है, टैक्स रेट कम है। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी ने, किसी एसएससी ने ये सेक्शन अडॉप्ट कर रखा है तो उस पर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ एसईजेड एंड डेवलपर्स एसईजेड शेल बी लायबल टू मैट। अगर कोई एसईजेड यूनिट कहाँ पर है, एसईजेड में और डेवलपर ऑफ एसईजेड में है, तो वो मैट के लिए क्या है, शेल बी लायबल टू मैट, वो मैट एप्लीकेबल है उन पर। और नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट, अगर कंपनी कहाँ पर है, IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो उस पर क्या है, उस पर मैट लगेगा, लेकिन उस पर टैक्स रेट है कितना आएगा, 15% की जगह 9% एप्लीकेबल होगा। अगर कोई यूनिट बिजनेस कहाँ पर सिचुएटेड है, IFSC में, और ये कहाँ पर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये है कहाँ पर बताओ, गुजरात में है। ओके, अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई बिजनेस है तो उस पर मैट कितना लगेगा, 9% इंस्टीड ऑफ 15%। ये खुद ही पढ़ लेना। अब इसमें कुछ ऐसा रहा ही नहीं है, ये क्या सेल्फ स्टडी कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। हमने क्या अभी तक कवर किया यहाँ पर, अभी हमने कवर किया है कि मैट क्या होता है और मैट की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना, और टैक्स रेट हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद और भी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। मैट कितने परसेंट टैक्स रेट है मैट पर, है ना, और उसके बाद क्या है, हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस किस पर मैट एप्लीकेबल नहीं है, और इस पे 2 नंबर का आ भी सकता है। 2 नंबर के जैसे MCQ हो गए, है ना, तो उसमें ऑप्शन में आएगा तो आप बता भी सकते हो। और मिनिमम मैट कितना एप्लीकेबल है, 9% किस पर, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर कोई यूनिट कहाँ पर है, लोकेटेड है IFSC जोन में।
ओके, तो अब क्या है देखो, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अब इसके नेक्स्ट जो भी प्रोविजन है उसे डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.